नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज भी हम व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कारक। सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक वास्तव में है क्या और इसको व्याकरण में हम इस्तेमाल आखिरकार क्यों करते हैं। दरअसल कारक एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, सर्वनाम से या फिर क्रिया से उसका संबंध बताता है। क्रिया से एक संज्ञा का क्या संबंध है, संज्ञा का दूसरी संज्ञा से क्या संबंध है, या उस संज्ञा का सर्वनाम से क्या संबंध है, ये सभी चीज़ें हमें कारक के माध्यम से ही पता चलती हैं। तो छात्रों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कारक की परिभाषा क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ये जो परिभाषा है थोड़ी सी कठिन हो सकती है, आपको ये याद करनी होगी। बाकी मैं आपको बताता हूं कि इसका आखिर उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कारक का कार्य क्या होता है। कारक हमें बताता है कि एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से क्या संबंध है। अब ये जो संबंध होता है ना, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, इसी संबंध को हम कोई ना कोई नाम देते हैं, कोई पर्टिकुलर नेम देते हैं और उसी नेम को हम कारक का एक भेद कहते हैं। वैसे कारक का क्या काम होता है मैं आपको ये बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई वाक्य है, राम ने रावण को धर्म के लिए धनुष बाण से मारा। ने, को, के लिए, से, ये सब इसमें कारक है। मान लीजिए कि अगर ये ना होते, ये शब्द इसमें ना होते तो ये किस प्रकार से होता वाक्य? राम, रावण, धर्म, धनुष बाण, मारा। अजीब लगता ना सेंटेंस? बिल्कुल। इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए, वाक्य को शुद्ध करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए और बोधगम्य बनाने के लिए हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कारक चिन्ह किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना, ये ने, को, के लिए, से, ये सभी कारक चिन्ह हैं। हम इनको परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? ने, को, से, के लिए, की, के, मैं, रा, री, रे आदि। इनको हम विभक्तियां भी कह सकते हैं, कारक चिन्ह भी कह सकते हैं या परसर्ग चिन्ह भी कह सकते हैं। वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जब इस प्रकार का कोई कारक चिन्ह, विभक्ति या परसर्ग चिन्ह आ जाता है, वहीं हमें ये पहचानना होता है कि ये कारक कौन सा है। मैं आपको बताता हूं कि कारक होते कौन कौन से हैं, भेद इसके कौन कौन से हैं, फिर हम एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन से कारक को हम पहचानते कैसे हैं। आइए, कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। प्रत्येक कारक का अपना एक परसर्ग चिन्ह होता है, जिसको हम विभक्ति भी कहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो आइए जानते हैं। कर्ता का परसर्ग चिन्ह है ने या शून्य। ऐसा भी हो सकता है कि वाक्य में ने हो या ना भी हो। उदाहरण देके बताऊंगा आपको वो कैसे। कर्म का होता है को, करण के लिए हम से प्रयोग करते हैं या फिर के द्वारा भी प्रयोग कर लेते हैं। संप्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है को या के लिए। अपादान के लिए प्रयोग करते हैं से। ये भाव देता है अलग होने का, क्योंकि से यहाँ भी है और से यहाँ भी है। तो इन दोनों से को हम अलग किस प्रकार से करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। संबंध, इसमें का, के, की, रा, रे, री या नाने प्रयोग किए जाते हैं। अधिकरण में मैं, पे, पर ये प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भाव आता है स्थान का, यानी किसी भी क्रिया के होने का जो स्थान होता है ना, उसे हम कहते हैं अधिकरण। और उसके बाद अंतिम है संबोधन। किसी को जब संबोधित करते हैं वो संबोधन कारक कहलाता है। इसमें होते हैं हे, अरे, ओ, इस प्रकार के। खास बात इसमें यह है, संबोधन में इसमें ये विस्मयादिक बोधक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो आइए छात्रों, अब एक एक करके हम सभी कारक के विषय में जान लेते हैं कि कौन सा कारक कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कर्ता कारक की। कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जो क्रिया को करने वाला होता है, जो भी क्रिया को पूर्ण करता है, उसी को हम कर्ता कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह है ने या शून्य, यानी ने भी हो सकता है और कुछ भी नहीं भी हो सकता। जैसे कि राम ने फल खाया, इसमें वाक्य में ने, राम ने फल खाया। अब इसमें क्रिया को कौन कर रहा है, यानी क्रिया क्या है? खाया। और इस खाने वाली क्रिया को कौन पूरी कर रहा है? राम। तो इसमें राम हो गया कर्ता और ने हो गया उसका परसर्ग चिन्ह, राम ने, ये हो गया पूरा एक कर्ता। अगर होता राम फल खाता है, तब भी वही क्रिया को वही पूर्ण कर रहा है, तो राम ही हुआ करता। लेकिन इसमें कोई परसर्ग चिन्ह नहीं है, राम फल खाता है, इसमें ने नहीं आया है ना, लेकिन फिर भी
कर्ता राम ही है, यानी क्रिया को जो भी पूर्ण करेगा वो कर्ता होता है। दूसरा एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, राम ने रावण को मारा। ये बहुत लंबा सेंटेंस है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। राम ने रावण को मारा। अब मारने की जो क्रिया है उसको कौन पूरी कर रहा है? राम। तो कर्ता कौन हो गया? राम। और ने इसका परसर्ग चिन्ह ने है ये, तो ये हो गया पूरा कर्ता। ठीक है, राम कर्ता है और ने इसका हो गया परसर्ग चिन्ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक कौन सा होता है? क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वही कर्म कारक होता है, यानी क्रिया जो हो रही है, जिसके साथ क्रिया हुई है वो कर्ता हो गया। सैनिकों ने शत्रु को मारा। सैनिकों ने शत्रु को मारा। अब इसमें क्रिया क्या है? मारा। अब मारा क्रिया है। अब ये क्रिया किसके साथ हो रही है? सैनिकों के साथ हो रही है ना, क्योंकि मर सैनिक रहे, यानी क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? सैनिकों के ऊपर पड़ रहा है। तो शत्रु ने सैनिकों को मारा, तो इसमें शत्रु ये हो गए कर्म और को ये हो गया उसका परसर्ग चिन्ह। लेकिन अगर को ना भी हो तब भी हमें ये जांचना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आशा सेब खाती है, क्रिया क्या है इसमें? खाती है, यही है ना क्रिया। और ये क्रिया किसके साथ हो रही है? क्या चीज़ खाई जा रही है? सेब खाया जा रहा है ना, तो सेब हो गया इसमें कर्म, लेकिन इसमें कोई परसर्ग चिन्ह नहीं है। आशा सेब खाती है, सेब इसमें कर्म है। अगर होता आशा सेब को खाती है, को इसमें परसर्ग चिन्ह होता, फिर भी सेब ही कर्म होता है। यानी परसर्ग चिन्ह के अलावा ये भी देखें कि उसके लक्षण क्या हैं। जिसके साथ भी क्रिया हो रही है वो होता है कर्म। अब यही उदाहरण ले लीजिए, राम ने रावण को मारा। ये पूरा सेंटेंस बड़ा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। राम ने रावण को मारा। अब इसमें मर कौन रहा है? यानी कि क्रिया मारा, मारने वाली क्रिया किसके साथ में हो रही है? रावण के साथ हो रही है ना, तो रावण इसमें हो गया कर्म। ठीक है, और परसर्ग चिन्ह हो गया इसमें को, यानी कि रावण को। ये हो गया पूरा एक कर्म और इसका परसर्ग चिन्ह को। अगर होता कि राम ने रावण मारा, को ना भी होता, राम ने रावण मारा, फिर भी रावण ही होता कर्म, उसमें परसर्ग चिन्ह शून्य होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला कारक है करण कारक। तो छात्रों, करण कारक में एक खास बात यह है, करण कारक क्या है? जिस चीज़ के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है, यानी कि क्रिया को करने का जो साधन है उसे हम कहते हैं करण कारक। क्रिया को करने का साधन, जैसे मम्मी ने बेलन से रोटी बनाई। कैसे? बेलन से। तो क्रिया यानी कि बनाने की जो क्रिया है वो किस चीज़ से की गई है? उसका साधन क्या है? बेलन है ना, तो इसमें बेलन हो गया करण। ठीक है, या फिर कोई हो कि राम ने रावण को धनुष बाण से मारा। कैसे मारा है? धनुष बाण से मारा है। तो ठीक है, तो इसमें साधन क्या है? मारने का साधन क्या है? धनुष बाण है ना, तो धनुष बाण हो गए इसमें करण। मम्मी ने बेलन से रोटी बनाई, तो उसमें बेलन हो गया, यानी कि क्रिया को करने का जो साधन है वो होता है कर्ण। इसमें क्रिया को करने का यानी कि मारने का साधन क्या है? धनुष बाण। तो ये हो गया इसमें करण कारक, और परसर्ग चिन्ह उसका से। ठीक है, से या के द्वारा, दोनों ही परसर्ग चिन्ह करण कारक के होते हैं। जैसे कि राम ने रावण को धनुष बाण से मारा या धनुष बाण के द्वारा मारा, बात एक ही है, के द्वारा हो या से हो। लेकिन करण कारक हम ये याद रखेंगे कि जिस भी साधन से क्रिया की जा रही है ना, वो है करण कारक। ठीक है, तो इसमें साधन क्या है? धनुष बाण। तो करण कारक क्या हो गया? धनुष बाण, और परसर्ग चिन्ह से। ओके, तो करण कारक के बाद आता है संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक उसे कहते हैं जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके भी लिए क्रिया की जाए। जैसे बाजार से बच्चे के लिए दूध ले आओ, तो क्रिया क्या है? ले आओ। ले आओ क्रिया है ना, और ये क्रिया किसके लिए की जा रही है? बच्चे के लिए। किसके लिए दूध मंगाया है? बच्चे के लिए। तो बाजार से बच्चे के लिए दूध ले आओ, तो इसमें बच्चे ये हो गया संप्रदान कारक। बच्चे शब्द संप्रदान कारक है, और के लिए ये इसका परसर्ग चिन्ह, को या के लिए। अब बच्चे को दूध ले आओ या बच्चे के लिए दूध ले आओ, बात एक ही है, को हो या के लिए हो। बस हमें ये देखना है क्रिया किसके लिए की जा रही है। जैसे राम ने रावण को धर्म के लिए मारा। किसके लिए मारा? धर्म के लिए। तो क्रिया किसके लिए की है? धर्म के लिए की है, तो इसमें धर्म के लिए ये हो गया क्या? संप्रदान कारक। और इसका परसर्ग चिन्ह क्या है? के लिए। ये इसका है परसर्ग चिन्ह, के लिए या को। राम ने रावण को धर्म के लिए मारा। अगर धर्म को यानी हेतु जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे मम्मी ने राजू के लिए रोटी बनाई। किसके लिए रोटी बनाई है? राजू के लिए। तो राजू इसमें हो गया संप्रदान कारक।
या मम्मी ने राजू को रोटियां बनाई, तो भी संप्रदान कारक जो राजू ही होगा। यानी जिसके लिए क्रिया की जा रही है वो होता है संप्रदान कारक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथे के बाद पांचवा है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। इसका परसर्ग चिन्ह है से और इसका संकेत है अलग होना। ये अलग होने का संकेत देता है। अब देखिए से यहाँ भी है और से यहाँ भी है, कर्ण में भी से है और अपादान में भी से, लेकिन दोनों से में अंतर है। इसमें से का अर्थ है जिस साधन से क्रिया की जा रही है और इसमें से का अर्थ है अलग होना। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, कहाँ से? पेड़ से पत्ते गिरे, तो पत्ता पेड़ से अलग हुआ है ना। उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पे, पेड़ से पत्ते गिरे, तो इसमें क्या है? से। इसमें पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है ना, तो इसमें से ये हो गया अपादान। यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब दूर होती है, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से जब दूर होती है तो अलग होती है, तो हम उसको कहते हैं अपादान कारक। इस वाले से में क्या था? इसमें क्रिया को करने का साधन था, ठीक है, क्रिया को करने का साधन। यानी मम्मी ने बेलन से रोटी बनाई, अब जो क्रिया करने का साधन। और यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरे, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होगी, बिल्कुल ही अलग है। यानी कि एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से, एक चीज़ दूसरी चीज़ से जब अलग होती है तो उसे हम कहते हैं अपादान कारक। जैसे कि जंगल से लकड़ियाँ ले आओ, कहाँ से? जंगल से। अब लकड़ी जंगल से अलग होगी ना, जंगल से लाई जाएंगी, घर पे लाई जाएंगी लकड़ियाँ, तो जंगल से अलग हुई ना लकड़ियाँ, तो ये अलग होने का संकेत जंगल से। तो जंगल से क्या हो गया? ये हो गया अपादान कारक। जैसे छत से कपड़े उड़ गए, छत से कपड़े उड़ गए, अब उड़ के किसी और जगह पे पहुंचे होंगे ना, तो यानी कि छत से कपड़े अलग हुए हैं, तो यहाँ भी अलग होने का संकेत मिलता है, तो ये भी क्या हो गया? अपादान कारक। और इसका परसर्ग चिन्ह क्या है? से, और अलग होने का इसमें संकेत मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब होता है जब किसी वस्तु से संबंध बताया जाए कि ये वस्तु किसकी है, कोई इसका मालिक है, इस प्रकार का जब संबंध बताया जाता है ना, तो वो संबंध कारक कहलाता है। इसका परसर्ग चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने। यह घर रमेश का है। उदाहरण लिखता हूं यहाँ पे, यह घर रमेश का है। अब घर का मालिक कौन है? रमेश। तो यानी कि संबंध क्या है? घर का रमेश थे कि रमेश घर का मालिक है, रमेश का। तो ये क्या हो गया? रमेश का। ये हो गया संबंध कारक। यह घड़ी रमेश की है, यह घड़ी रमेश की है, की, तो क्या हो गया? की का मतलब संबंध कारक, यानी कि मालिकाना हक। रमेश की है, किसकी है जी? रमेश की है घड़ी, ठीक है। यह मोबाइल किसका है? रमेश का है जी मोबाइल, तो रमेश का, ये क्या हो गया? संबंध कारक। या फिर मान लीजिए यह मार्कर मेरा है, रा, रा, रे, री, यह मार्कर मेरा है। अब इसमें रा आ गया ना, तो रा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये संबंध कारक है। और संबंध क्या है कि यह इसका स्वामी, यानी कि इसका मालिक कौन है? मैं, ठीक है। तो ये मेरा और इसका संबंध है। तो ये संबंध जो है, ये संबंध कारक में पता चलता है। संबंध कारक बताता है हमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध, ठीक है। संबंध कारक एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, संबंध कारक के बाद अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक बहुत ही आसान है। अधिकरण कारक की पहचान ये है कि उसमें किसी स्थान के विषय में बताया था, यानी कि क्रिया के होने का स्थान, जिस स्थान पर क्रिया हो रही है वो होता है अधिकरण कारक। जैसे कि इसका पहले परसर्ग चिन्ह बता देता हूँ। परसर्ग चिन्ह इसका मैं, पे और पर, क्रिया का स्थान, क्रिया के होने का स्थान इसमें बताया जाता है। मैं, पे, पर। जैसे कि बच्चे छत पर सो रहे हैं, छत पर, छत एक स्थान हो गया ना, बच्चे छत पर सो रहे हैं, तो क्रिया का, यानी कि सो कहाँ रहे हैं, क्रिया के होने का स्थान क्या है? छत। तो छत क्रिया के होने का स्थान है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अधिकरण कारक। और इसमें परसर्ग चिन्ह है पर, बच्चे छत पर सो रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्लास में बैठे हैं, क्लास एक स्थान है ना, बैठना एक क्रिया है, ठीक है। तो बैठने का कार्य कहाँ पर हो रहा है, यानी क्रिया कहाँ पर हो रही है? क्लास में, ठीक है। में कौन सा हो गया? अधिकरण। यानी कि स्थान जिसमें भी बताया जाएगा, गुरुजी कुर्सी पे बैठे हैं, पे, कुर्सी भी एक स्थान है, ठीक है, कुर्सी पे बैठे हैं या कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है, तो वो भी हो गया अधिकरण कारक। यानी कोई भी अगर स्थान का अगर उल्लेख किया जाएगा तो वो होगा अधिकरण कारक। कई इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है, मेज एक स्थान है ना, बिल्ली के बैठने का स्थान, बिल्ली मेज पर बैठी है, पर, अधिकरण कारक। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैदान एक स्थान हो गया, बच्चे मैदान में,
मैदानिक स्थान है, यानी कि जो भी स्थान का अगर नाम ले दिया जाए, क्रिया के होने का अगर स्थान है तो वो होगा अधिकरण कारक। आगे बढ़ते हैं और सबसे अंतिम वो है संबोधन कारक। बहुत सरल है, किसी को संबोधित किया जाता है। इसमें अगर मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो कुछ शब्दों का मुझे उसमें प्रयोग करना पड़ेगा। किस प्रकार के शब्दों का? हे, अरे, ओ लड़के क्या कर रहे हो, ओ संबोधन कारक। मैंने किसी को बुलाया, किसी को संबोधित किया, किसी को पुकारा, यानी जिसमें किसी को पुकारा जाता है ना वो संबोधन कारक होता है। अरे क्या हुआ, अरे लड़के क्या हुआ, अरे मैंने कहा अरे, तो मैंने किसी को पुकारा तो क्या हो गया? संबोधन। संबोधन का अर्थ ही होता है किसी को पुकारना, किसी से कुछ कहना। हे राम अब क्या होगा, हे यानी मैंने ईश्वर को पुकारा, हे राम अब क्या होगा, ठीक है, ये भी होगा संबोधन कारक। हम जब किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज़ देते हैं या किसी से कुछ कहते हैं, वहाँ पर संबोधन कारक शब्द का प्रयोग होता है और संबोधन कारक शब्द होते हैं हे, अरे, ओ, अहो, इस प्रकार से। खास बात यह है कि संबोधन कारक के शब्द के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चिन्ह लगा हुआ संबोधन कारक के पास, ठीक है, संबोधन कारक के आगे, तो वो होगा संबोधन कारक। तो ये हो गए बच्चों 8 के 8 कारक जो मैंने आपको बताए। प्रत्येक के मैंने उदाहरण देकर आपको समझाया और इन उदाहरणों के माध्यम से हम इसको हल कर देते हैं। मैंने आपको बताई कारक को पहचानते कैसे हैं, उसके लक्षण, उसके परसर्ग चिन्ह, साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि परसर्ग चिन्ह न होने की स्थिति में भी हम किन किन लक्षणों से इसे पहचान सकते हैं। आपको एक बार फिर से ये वीडियो रिवाइंड करके देखनी पड़ेगी, रिवर्स करके गौर से सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कारक के विषय में। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज करके, व्हाट्सएप करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।